दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज है 12 अगस्त 2026 और जैसा हम रोज करते हैं कि 30 मिनट के अंदर आपका डेली करेंट अफेयर्स को कवर करते हैं, उसी तरीके आज भी हम इस वीडियो को लेकर आए हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जैसा कि आपको पता है, हम MCQ क्वेश्चन के साथ जो डेली करेंट अफेयर्स है उसको कवर कर रहे होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वॉइस वगैरह आप तक परफेक्टली आई थिंक कि पहुंच रही होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम एक MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसको हम देखने के बाद देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा और उसके बाद और भी MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और अभी तो शायद आप इस MCQ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सारी न्यूज़ पढ़ते हैं अलग अलग जो हैं। देखिए, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता अभी हुआ है, MGDA जिसको बोल रहे हैं। और ये जो MGDA, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, MGDA में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रावधान है। दूसरा यहाँ पर लाइन दी गई है कि MGDA में कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। और यहाँ पर तीसरी बात कही गई है कि MGDA पूरी तरह से नाटो जैसा सैन्य गठबंधन है। और यहाँ पर जो अब आपको सिलेक्ट करना है सही कथन, यानी कि केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो यहाँ पर सही जवाब तो ऑप्शन ए है। और वो क्यों है, वो अभी जब हम न्यूज़ पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। हालांकि इस न्यूज़ को हमने कल भी कवर किया था। यहाँ पर ये जो MJDA है ना, तो ये पूरी तरह से नाटो जैसा संगठन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या है पूरी न्यूज। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है तुर्की से, और ये आपके सऊदी अरब, और ये पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देखो, इन तीनों देशों के बीच में अभी MJDA एक समझौता हुआ है। अब इस समझौते में आप देखोगे ये तीन देश, जैसा कि हमने बताया आपको, सऊदी अरब है, तुर्की है और पाकिस्तान है। इसमें होगा क्या, इसमें नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण होगा, मतलब एक्सरसाइजेज होंगी और आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी। यहाँ पर एक पर अगर हमला किया जाएगा, जैसे नाटो में होता है, तो ये हमला तीनों पर माना जाएगा और ये सामूहिक रूप से फिर जिसने भी हमला किया होगा उस पर अटैक करेंगे। लेकिन ये कंप्लीटली नाटो जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें विस्तृत जो प्रावधान है वो स्पष्ट नहीं है। इस वजह से हम डायरेक्टली पूरी तरह से नहीं बोल सकते ये नाटो जैसा है। ठीक है, सऊदी पाकिस्तान SMDA के बाद तुर्की अगस्त 2026 में यहाँ पर जुड़ा है। तो पहले SMDA था जिसमें सऊदी और आपका पाकिस्तान थे, ये 2025 में बना था ग्रुप। इसमें अभी तुर्की अगस्त 2026 में जुड़ गया है। तो अब ये MJDA यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, आगे बात करें तो डिजिटल अरेस्ट, जो स्कैम वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो RBI है, इनसे बोला गया कि आप म्यूल अकाउंट को टेम्परेरी डेबिट होल्ड के लिए SOP, मतलब कि टेम्परेरी इनको होल्ड पे रखा जाए, जो म्यूल अकाउंट है। अब म्यूल अकाउंट क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे अकाउंट जिनमें बेसिकली ये स्कैम वगैरह का पैसा लाया जाता है ना, और जिसका अकाउंट होता है उसको पता भी नहीं होता है। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, इस पर हमने डिटेल में बताया हुआ है। अगली बात है कि I4C को साइबर अपराध के आंकड़े ट्रैक करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। साइबर RMS को, ये सही गलत है, ये मतलब ये यहाँ से हट जाएगा। साइबर RMS पैसे की वसूली के लिए, यानी कि रिकवरी के लिए। और यहाँ पर जो CBI हैं, इनको अगर ये बात कही जा रही कि 10 करोड़ से कम के सभी मामलों की जांच नहीं करेंगे, तो ये गलत है ना, तो ये लाइन गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक जो 2026 अभी ये आया है ट्रिब्यूनल्स के सुधार के लिए। आप देखोगे कि 2021 का अधिनियम को निरस्त करके राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग NTC की स्थापना यहाँ पर करने की बात हो रही है। नेशनल ट्रिब्यूनल जो आयोग है, कमीशन है, इसकी नियुक्तियाँ, प्रदर्शन, समीक्षा, शिकायतें, डेटा ग्रिड, बेसिकली ये काम करेगा। नियुक्तियाँ करना, प्रदर्शन, समीक्षा, शिकायतें, डेटा ग्रिड। NTC की संरचना की बात करें
तो इसमें अध्यक्ष जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो होंगे, और इनकी एज जो रखी गई जाएगी 70 वर्ष। न्यायिक जो बाकी सदस्य होंगे वो 2 हाई कोर्ट के सुप्रीम जो चीफ जस्टिस के इक्वल, और ये 67 वर्ष इनकी आयु सीमा रखी जाएगी। तकनीकी सदस्य यहाँ पर 2 होंगे जिनमें 25+ वर्ष का अनुभव, और इनका भी कार्यकाल जो होगा 67 वर्ष तक रहेगा। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का ऐसे रहेगा, या तो एज पहले हो जाए या तो 5 वर्ष, ठीक है। नियुक्ति केंद्र सरकार सीजेआई की सलाह पर करेगी, और सचिवालय केंद्र सरकार के सचिव बेसिकली यहाँ पर सचिवालय में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में क्या खारिज किया, तो 50 साल इसमें न्यूनतम आयु जो थी ये मनमाना माना गया और इसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 4 साल का जो कार्यकाल था ये पहले था, तो इसमें ये कहा गया कि ये न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर कर रहा है, इस वजह से 5 साल जो पहले था उसको वापस से कर दिया गया। 2 नाम प्रतिपद, कार्यपालिका को ज़्यादा अधिकार और यहाँ पर नहीं, और 1 नाम ही केवल यहाँ पर दे सकते हैं। खारिज प्रावधानों को फिर से नहीं ला सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो बना रहना चाहिए। ट्रिब्यूनल का इतिहास की बात करें तो पहला ट्रिब्यूनल जो ITAT बना था, इनकम टैक्स के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था 1941 में, देश आज़ाद होने से पहले। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में आप देखोगे पार्ट 14A से अनुच्छेद 323A और 323B। अब ये 323A जो अनुच्छेद है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, उन सब का मुकदमा जो होता है उन सब से रिलेटेड जो मामले हैं आर्टिकल 323A के अंतर्गत। और वहीं अनुच्छेद 323B के से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो कर हो गया, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक भूमि सुधार, इन सब से रिलेटेड जो मामले होते हैं 323B के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ केस हुए हैं, जैसे SP संपत कुमार 1986 का केस है। इसमें ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के विकल्प है, मतलब हाई कोर्ट की जगह ट्रिब्यूनल्स बेसिकली ले सकते हैं। वहीं L चंद्र कुमार 1997 का जो हाई कोर्ट की बेसिकली केस था, इसमें ये बोला गया कि हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट इनका ट्रिब्यूनल्स के द्वारा सुनाया गया कोई भी मामला चेक कर सकता है। समस्याएं, जुडिशल मतलब रिव्यू हो सकता है। समस्याएं इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तों पर नियंत्रण, है ना। रिक्तियां और जो लंबित मामले हैं ITAT में 6.7 ट्रिलियन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं रुपए का मामले 2024 में थे। कम कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति, वित्तीय निर्भरता, है ना। तो ये सब आपको देखोगे कि जो समस्याएं हैं। PM केयर्स फंड की बात करते हैं, इस पर हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम जस्ट बहुत सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और मार्च 2020 में कोविड-19 के लिए स्थापित किया गया था PM केयर्स फंड, और ये सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं एक्स ऑफिसियो। ट्रस्टी इसमें रक्षा गृह और वित्त मंत्री यहाँ पर टीम मेंबर होते हैं। 100% इसमें टैक्स छूट होती है, सेक्शन 80G के तहत इसमें टैक्स नहीं लगता। CSR खर्च के रूप में गिना जा सकता है, अगर कोई कंपनी जैसे होती है ना कॉरपोरेट सेक्टर से आप देखोगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो बेसिकली यहाँ पर दान कर सकते हैं। FCRA से छूट, विदेशी दान ले सकता है ये। कैग ऑडिट नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र CA से ऑडिट कराया जाता है, यहाँ पे कैग ऑडिट नहीं करते इसको। RTI के दायरे में नहीं, सरकार का कहना है कि ये RTI के दायरे में नहीं आता है। आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 के क्या आंकड़े हैं, रिसिप्ट्स 6,723 रुपये, यहाँ पर करोड़ रुपए जो रिसिप्ट हुए, पेमेंट यहाँ पर 439 करोड़ का हुआ। बैलेंस है अभी 6,284 करोड़। चिंताएं अभी ये हैं कि RTI की स्थिति स्पष्ट नहीं है ना। संसदीय जांच समिति ने कहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन संसद में इससे रिलेटेड नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट मामला नहीं है। कैग इसको ऑडिट आप देखते हो कि कैग इसको ऑडिट नहीं करते, बल्कि एक प्राइवेट CA करते हैं। PSU योगदान पर सवाल है ना।
कि पीएसयू जो गवर्नमेंट की कंपनी वो भी जबकि इसमें योगदान देती हैं फिर भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। एनआरएफ और एनडीआरएफ पहले से जब मौजूद हैं तो इसको क्यों बनाया गया है ना, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है ना, और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है आपका, तो ये जब पहले से मौजूद हैं। अगली बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर संवेदनशीलता हैंडबुक यहाँ पर जारी की है। इसमें इसका नाम है जजमेंट एंड जेंडर सेंसिटिविटी एंड कंपैशन इन राइटिंग जजमेंट्स। 2023 की हैंडबुक पर आधारित यहाँ पर 5D फ्रेमवर्क है, यानी कि डिग्निटी को ध्यान दिया जाए, ड्यू प्रोसेस, डाइवर्सिटी, डिजाइन, डिजिटल सेफगार्ड्स यहाँ पर रखे जाएं। महत्वपूर्ण केस जैसे कि विशाखा 1997 में केस हुआ, उसमें फिर आप देखोगे इसी से पोस एक्ट आया बाद में। नालसा 2014 में ये ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। अपर्णा भट्ट यहाँ पर 2021 में, और ये नो स्टेरियोटाइपिंग की बात की गई जो बेसिकली कोर्ट्स में। स्टेट ऑफ झारखंड 2022 में नो टू फिंगर टेस्ट की बात हुई। जोसेफ साइन 2019 सेक्शन 497 आईपीसी को यहाँ पर खारिज किया गया। आगे बात करें तो आप देखोगे दिल्ली से रिलेटेड 2023 का केस है, अविवाहित महिलाओं की प्रजनन स्वायत्ता की बात की गई। वहीं भाषा बदलाव क्या किए गए इस हैंडबुक में, तो जैसे प्रोस्क्यूट्रिक्स इसको सर्वाइवल बोला जाए, मॉडेस्टी की जगह सेक्सुअल असॉल्ट बोला जाए, लस्ट की जगह बॉडीली ऑटोनॉमी वायलेटेड बोला जाए। और यहाँ पर जो LGBTQ हैं वहाँ पर उस जगह पे आप देखोगे प्रयोग किया जाए सॉगिस, SOGIESC इस वर्ड को। इसका मतलब है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन एंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आप देखोगे इसमें क्या सिफारिशें हैं, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम मजबूत की जाए, इन कैमरा ट्रायल्स हों, और बच्चों के लिए वीडियो लिंक की भी सुविधा उपलब्ध हो कि जो ट्रायल्स हो रहे हैं उनके। विटनेस एज गेस्ट दृष्टिकोण रखा जाए, ना कि उनको विक्टिम की तरह देखा जाए। चिंताएं, दिशा निर्देश अनुशंसात्मक यानी कि बाध्यकारी नहीं है। भाषाई विविधता, एक समान शब्दावली मुश्किल है ना, जहाँ पर लोकल चीज़ें लोकल लैंग्वेज है तो वहाँ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 80.7% लोग विटनेस प्रोटेक्शन से अनजान हैं। आगे बात करते हैं, अभी विश्व शेर दिवस मनाया गया है तो शेरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 10 अगस्त 2000 को मनाया गया है वर्ल्ड लायंस डे। ये 2013 में शुरू हुआ था। स्थापना डेरेक और बेवरी जोबर्ट जो बेसिकली बिग कैट इनिशिएटिव से रिलेटेड है, इन्होंने शुरू किया। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियोपार्सिका और इनकी जनसंख्या 523 थी 2015 में, अभी वो बढ़ के 891 हो गई 2025 में। स्थान ये सिर्फ गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट लायन 15 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 1965 में बनाई गई और बारदा 1879 के बाद पहली बार यहाँ पर 17 शेर जो 2025 में खुद से घूमते टहलते पहुँच गए थे। सिम्बा क्या है, तो AI ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सिस्टम है। गिर ग्राम समिति 2019 में आपको देखने को मिलती है। चुनौतियां ये है कि जेनेटिक बॉटलनेक है, क्योंकि जो भी शेर हैं वो 50-60 थे, उन्हीं से आगे आए हैं, उन्हीं के जेनेटिक्स हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर उनकी बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। CDV और बेबी सियोसिस ये यहाँ पर बीमारी का खतरा होता है। हैबिटेट सैचुरेशन है ना, हैबिटेट कम होता जा रहा है। खुले कुएं, रेलवे, सड़कें, इनमें से बेसिकली मौतें होती हैं। खुले कुएं में गिर जाते हैं, रेलवे ट्रैक पे आ जाते हैं, सड़कों पे कई बार हो जाता है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। कोलंबिया में अभी भूकंप आया है, देख लेते हैं। तीव्रता थी 7.4, 21वीं सदी की सबसे तेज अब तक का ये भूकंप था। केंद्र इसका सैन जोस डेल पल्मार और कोचो यहाँ पे सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप देखोगे आपको ये भूकंप देखने को मिलती है। इसकी गहराई थी 107 किलोमीटर, मध्यवर्ती फोकस था और मृतक 100+ क्यों आया, क्योंकि नजाका प्लेट जो है वहाँ पर और साउथ अमेरिकन प्लेट, इनके नीचे बेसिकली ये भूकंप आया।
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको वहीं पर देखने को मिलती है अमेरिका के वेस्ट में और पैसिफिक ओशन के चारों तरफ। एंडियन टेक्टोनिक एक्टिविटी, और यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें तो ये 4000 किलोमीटर घोड़े की नाल के आकार का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 90% यहाँ पर भूकंप आते हैं और 75% यहाँ पर ज्वालामुखी जो होते हैं इसी की वजह से होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से देश प्रभावित होते हैं, तो जैसे चिली हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, मैक्सिको, यूएस, कनाडा, रसिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड। कोलंबिया के बारे में आपको तथ्य बताएं तो ये पैसिफिक और कैरिबियन दोनों पर तट एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश है। और वहीं बात करें तो मेगा डाइवर्स 1% भूमि पर 10% यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। कोका और कोकाइन का ये केंद्र है। सीपी ग्राम्स की बात करते हैं, अगला जो न्यूज है वो सीपी ग्राम्स से है। यहाँ पर 24/7 ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म है। 2014 में 3.01 जहाँ लाख शिकायतें प्राप्त होती थी, 2024 में 27 लाख यहाँ पर आपको शिकायतें मिली हैं। ग्रीवियंस रेड्रेसर जो शिकायत को सुलझाने वाले ऑफिसर्स हैं वो पहले 2014 में जहाँ 10,232 थे अभी बढ़कर 1,11,000 प्लस हो गए हैं। पहुंच की बात करें तो पोर्टल हो गया, ऐप हो गया, उमंग, यहाँ पर पोस्ट 5 लाख प्लस CSCs जो बेसिकली यहाँ पर पहुंच है लोगों तक। 2.5 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। समाधान दीदी मई 2026 में लॉन्च हुआ, जो कि बेसिकली AI इनेबल्ड वॉइस चैटबॉट है, मतलब कि अब बोल करके भी अपनी शिकायत को अपनी भाषा में बताया जा सकता है और AI उसको सुलझा देगा और उसी हिसाब से आगे ट्रांसफ़र कर देगा। भाषणी के साथ इसको एकीकृत किया गया जो कि बेसिकली ट्रांसलेशन में वर्क करेगा। अपनी भाषा में बोलकर यहाँ पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं जो समाधान दीदी। नेक्स्ट जेन CP ग्राम्स में AI राउटिंग 22 भाषाएं, ओमनी चैनल, ऑटोमेटेड एक्सक्लेशन का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। नशा मुक्त युवा अभियान की बात करें तो अभी आप देखोगे 2 अगस्त 2026 को शुरू किया गया नशा मुक्त जो युवा अभियान है। 1 करोड़ प्लस युवा 28,000 और 28,000 प्लस स्थानों पर 1 करोड़ प्लस युवा और 28,000 प्लस स्थानों पर ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। काशी डिक्लेरेशन से इसको शुरू किया गया और 100 संडेज एक्शन प्लान जो कि 100 वीक का एक एक्शन प्लान चल रहा है। 3 स्तंभ में इसमें प्रिवेंशन, रिहेबिलिएशन और इन्फोर्समेंट। NSS हो गया और आपका माई भारत कॉलेज वगैरह पे आपका इसको फैलाया जाएगा। ग्लू बॉल क्या है, ग्लू बॉल की बात कर लेते हैं। X2370 इसका प्रमुख उम्मीदवार है। स्ट्रांग फोर्स जो होता है QCD थ्योरी से रिलेटेड है। ग्लूऑन्स आपस में मिलकर ग्लू बॉल बनाते हैं। 2011 में आप देखोगे कि मेसन डिकेज में देखा गया था इसको। बहुत अस्थिर, जल्दी टूटता है ये। अगर आ जाता है क्वेश्चन में कि बहुत मजबूत होता है तो ऐसा नहीं, जल्दी टूटता है। प्राकृतिक ज्ञान धाम ये क्या है, इसका स्थान है लखनऊ। CSIR और NBRI के द्वारा आपको ये देखने को मिलता है। पावन पथ हेरिटेज ट्रेल है। विभव इनक्लेव संकटग्रस्त पौधों के लिए है। भैरव इनक्लेव स्टेट प्लांट्स के लिए। और वहीं बम्बू सेतम ये 23 बांस की प्रजातियां हैं। QR इनेबल्ड IDO यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। लो कॉस्ट जो फोटो बायो रिएक्टर हैं, ये विट वेक सॉल्यूशन को बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है। हर्बल फॉर्मुलेशन हिमालय के साथ बेसिकली ये एग्रीमेंट हुआ। पुडुचेरी पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स ये क्या है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। DGP पद 1 अक्टूबर 1963 से आया था। नए कानून टेक्नोलॉजी टाइमलाइन ट्रस्ट पर आधारित। और NH 332A इसमें 2200 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। लखपति दीदी, जल जीवन, आयुष्मान, उज्ज्वला, PM आवास वगैरह आप देखोगे यहाँ पर लिंक है। हर घर तिरंगा अंडमान में अभी उपराष्ट्रपति जो CP राधाकृष्णन ने इन्होंने इस अभियान को शुरू किया। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन
के उपलक्ष्य में नेताजी 30 दिसंबर 1943 को आप देखोगे इन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन की का जिक्र किया। सेलुलर जेल जो है ये सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड है। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 300 गीगावाट नॉन फॉसिल ऊर्जा 300 गीगावाट पार हो गई है। 2030 का लक्ष्य है कि 500 गीगावाट यानी कि का 60% से ज़्यादा। सौर और पवन का बड़ा योगदान है इसमें। नेट जीरो 2070 तक हमें पाना है। ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु 266, तेलंगाना 205 और कर्नाटका में 198 यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन हुए। पीएम केयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 6,723 करोड़ रुपए था और जो अभी 6,284 करोड़ बैलेंस है। एशियाटिक लाइन 523 से 891 हो गए, हमने अभी देखा। कोलंबिया में अर्थक्वेक 7.4 रिक्टर स्केल में आया और 107 किलोमीटर नीचे। 300 गीगावाट बेसिकली हमने अभी अचीव किया है और 60% ऑफ 500 गीगावाट का है। जो मुख्य बातें एक नज़र में तो एमजेडीए जो है सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच है। एनटीसी के अध्यक्ष की एज होगी 70 और सदस्यों की 67। पीएम केयर्स में 80G से छूट है। सीएसआर यहाँ पर और एफसीआरए कैग यहाँ पर नहीं होते, बाकी सीएसआर एफसीआरए से पैसा यहाँ आ सकता है। एशियाई शेर जो है पैंथेरा लियो पार्सिका इसको बोलते हैं। कोलंबिया में रिंग ऑफ फायर से यहाँ पर भूकंप आया। ग्लोबल X2370 को अभी रिकॉग्नाइज किया गया। डिजिटल अरेस्ट से संबंधित युग्म का क्वेश्चन है और आपको ये आंसर बताना है। डिजिटल अरेस्ट घोटालों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आरबीआई जो है म्यूल अकाउंट पर टेम्परेरी डेबिट होल्ड के लिए एसओपी। I4C साइबर अपराध के आंकड़े ट्रैक करना इसका काम है। साइबर आरएमएस धोखाधड़ी में खोए पैसों की वसूली और सीबीआई 10 करोड़ से कम के सभी मामलों की जांच करेगा। इसका जो सही जवाब है कि युग्म 1, युग्म 2, युग्म 3 या युग्म 4, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन जो आपका डी है युग्म 4। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को एसओपी जारी करने के निर्देश दिए हैं। I4C साइबर अपराध के आंकड़े ट्रैक करता है। साइबर आरएमएस पैसे की वसूली में मदद करता है, लेकिन ये बात गलत है। सीबीआई सभी मामलों की जांच नहीं करता। इसने 10 करोड़ की सीमा कम करने की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक से 2026 का जो अभी है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विधेयक ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त करता है, ये बात सही है। यह राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की स्थापना करता है, ये भी बात सही है। एनटीसी के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 75 नहीं 70 होगी, तो ये बात गलत हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। तो ये देखिए गलत है क्योंकि 70 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम केयर्स फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम केयर्स फंड की स्थापना मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी, बात सही है। पीएम केयर्स फंड में 80G के तहत 100% कर छूट पाता है, सही बात है। पीएम केयर्स फंड पर ये कैग द्वारा ऑडिट होता है, ये बात गलत है। तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन एकदम सही है। जहाँ पर 3 है उसको हम कट कर देंगे। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एशियाई शेरों से ये क्वेश्चन है। संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एशियाई शेर की जनसंख्या 2015 में 523 थी और ये बढ़कर 2025 में 891 हो गई, ये बात तो सही है। एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिर वनों में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट लायन 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन डी है ये गलत है। पैंथेरा लियो नहीं है। तो सही जो इसका नाम क्या है वो हमने ऊपर पढ़ा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में थे कि जो एशियाई लायन है उसका सही नाम क्या है। ठीक है, पैंथेरा लियो नहीं है, सही नाम आपको कमेंट में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो
और हम जैसा कि हम वादा करते हैं कि 30 मिनट में हमारा जो करंट अफेयर्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने 24 मिनट के अंदर ही करंट अफेयर्स की इस वीडियो को कंप्लीट किया। चलिए आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।